किसी भी साहित्य की विकास यात्रा को समझने से पहले उस भाषा की विकास यात्रा को समझना जरूरी होता है। ठीक है, स्कूल के दिनों में हम ये पढ़ते आए हैं कि हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ वह कैसे हुआ। उसमें हमने जाना कि संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ। ये बात ठीक है, लेकिन आज इसी बात को हम थोड़े विस्तार के साथ समझेंगे। इतनी बात तो आप सब समझ रहे हैं कि संस्कृत जननी है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है संस्कृत, और उसी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृत से मदर है, चूंकि उसी संस्कृत से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। चूंकि हम बार बार ये कह रहे हैं संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी, तो मदर कौन सी हुई, मातृभाषा कौन सी हुई, संस्कृत हुई। तो संस्कृत को हम प्राचीन आर्य भाषा कहते हैं। अच्छा, एक बात आप समझ लें, जब मैं आर्य भाषा कहता हूं तो आर्य भाषा का अर्थ क्या हुआ। इसमें दो शब्द हैं, आर्य और भाषा। भाषा तो जानते हैं जो बोली जाती है, जो हम बोलते हैं। आर्य हम कहते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आदर्श, अच्छे हृदय वाला, अच्छा व्यक्ति या आस्तिक। तो हमारे जो पूर्वज थे, जिनकी हम संतानें हैं, कई पीढ़ियां, समझ रहे हैं ना, तो जो हमारे पूर्वज थे वो पूर्वज अपने आप को आर्य कहते थे, आर्य पद नाम से वो अपने आप को बुलाते थे। ठीक है, तो हम उन्हीं आर्यों की संतानें हैं। ठीक है ना, तो जो हमारे पूर्वज, प्राचीन पूर्वज जिन भाषाओं का इस्तेमाल करते थे उन भाषाओं को हम क्या कहते हैं, आर्य भाषा कहते हैं। आई बात समझ में। इसीलिए संस्कृत क्या है, प्राचीन आर्य भाषा है, और हम उन्हीं पूर्वजों की संतान हैं, और हम हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी क्या है, आधुनिक आर्य भाषा। बात समझ में आ गई। ठीक है, आपसे कोई पूछे आर्य भाषा क्या है तो आप उत्तर दे देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम इस आर्य भाषा की जो विकास यात्रा है उसे हम समझेंगे। जो हिंदी की विकास यात्रा है या जो आर्य भाषा की विकास यात्रा है उसको हम तीन क्रम में बांटते हैं। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, दूसरा है मध्यकालीन, तीसरा है आधुनिक। ये तीन तरह की आर्य भाषाएं हैं, और इन सबकी समय सीमा निर्धारित की गई है, समय इनका बांटा गया है। इसका है 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, इसका है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, और इसका है 1100 ईस्वी से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जिसमें कि संस्कृत आती है, संस्कृत भाषा है, उसकी समय सीमा मानी गई है 2000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकालीन जो आर्य भाषा जिसमें कि प्राकृत है, अपभ्रंश है, पाली है, इसकी समय सीमा मानी गई है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और उसके बाद जो आधुनिक आर्य भाषा है जिसमें कि हिंदी आती है, असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, उड़िया है, ये जो है आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत इसको हम रखते हैं। अब इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे, ईस्वी पूर्व और ईस्वी। 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ईस्वी पूर्व जो है यह ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उसे हम ईस्वी पूर्व कहते हैं, और ईस्वी सन आता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। आ रही बात समझ में। तो इससे आपको ये अनुमान लग गया होगा ये जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं क्या है, बहुत ही पुरानी है, बहुत पहले की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। ठीक है, अब जो चरण है आर्य भाषाओं के उसमें भी अलग अलग स्थितियां पाई जाती हैं। जैसे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की अगर आप बात करें जिसकी समय सीमा 2000 ईस्वी पूर्व से क्या है, 500 ईस्वी पूर्व। इसमें दो तरह की भाषाएं हैं, एक वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत की समय सीमा मानी गई 2000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। किसी को हम तोड़ रहे हैं, वैदिक संस्कृत। और दूसरा हुआ लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का समय हुआ 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। इसी में दो स्थितियां देखने को मिलती, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वह संस्कृत आता है जिसमें कि वेद है, हमारे उपनिषद है, हमारे जो प्राचीन वैदिक साहित्य जो लिखा गया है वह सब का सब किसमें आता है, वैदिक साहित्य में आता है, जिसकी समय सीमा है 2000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। और दूसरा है लौकिक संस्कृत, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। आगे बात समझ में, यानी कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की दो स्थितियां, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। आगे बात समझ में। इसके बाद है दूसरा मध्यकालीन।
इसकी समय सीमा बताइए। तो ईस्वी पूर्व से 1000 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1000 ईस्वी, जो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी का समय, इसमें 3 तरह की स्थितियां देखने को मिलती है। ठीक है, पहला है पाली भाषा आती है। पाली भाषा का समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, यानी कि ईस्वी सन के आरंभ होने तक। अब आप देखें यहाँ पे हम ईस्वी पूर्व से कहां जा रहे हैं, ईस्वी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक हम पहुंच गए। अब यहां से क्या होगा, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की स्थिति। तो पाली का समय 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। फिर आता है प्राकृत। प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और फिर आती है तीसरी भाषा अपभ्रंश या अवहट्ट। 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक अपभ्रंश का समय माना गया। आगे बात समझ में, ये मध्यकालीन आर्य भाषाओं की 3 स्थितियां हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और इसके बाद जो तीसरा चरण है वह आरंभ होता है, और वह है आधुनिक आर्य भाषा का, जिसकी समय सीमा है 1100 ईस्वी से अभी तक, आज तक क्या है वो चल रहा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1100 ईस्वी से अब तक। तो ये जो 1100 ईस्वी से, ये जो 1100 ईस्वी से अब तक की जो यात्रा है, इसी अब तक की यात्रा में हिंदी भी है, गुजराती भी है, उड़िया भी है, असमिया भी है। जितनी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आती हैं वो सारी इसमें आती हैं, जिनके बारे में माना जाता है। इसके ठीक पहले आप देखें, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का अंतिम चरण क्या था, अपभ्रंश था। अपभ्रंश या अवहट्ट था ना। समय सीमा क्या है उसकी, 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, और ये शुरू हो रहा है 1100 ईस्वी से अब तक। इसीलिए आप देखें कि जितनी भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं वह अपभ्रंश या अवहट्ट से निकली, उससे उनका आगमन हुआ है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि 1100 ईस्वी जो है वही तक सारी चीजें हैं। 1100 ईस्वी से अब तक कितना समय हो गया है, 2023 चल रहा है। 1100 ईस्वी से अब तक की जो विकास यात्रा है हिंदी की, उसे भी हम 3 चरणों में बांट करके देखते हैं। ठीक है ना। 1100 ईस्वी से अब तक की जो विकास यात्रा है उसको हम 3 चरण में बांट के देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक बात समझ में आ गई होगी कि जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं वह क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दोनों के बीच में क्या है, कड़ी का काम करती है, पुल का काम करती है, माध्यम का काम करती है। ठीक है। तो 1100 ईस्वी से अभी तक की जो यात्रा है उसे भी हम 3 चरणों में बांट करके देखते हैं। इससे पहले कि हम 1100 ईस्वी पूर्व से आगे की जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उसके चरण को समझे, एक विवाद अक्सर रहता है भाषा वैज्ञानिकों में। भाषा वैज्ञानिकों का एक दल यह मानता है कि जो प्रारंभिक अपभ्रंश या अवहट्ट है, ठीक है ना, उसी के विकास क्रम को, उसी का विकास आगे हिंदी में हो जाता है। लेकिन भाषा वैज्ञानिकों का एक जो दूसरा वर्ग है वह कहता है कि अपभ्रंश की जो अंतिम अवस्था थी, यानी कि परवर्ती अवस्था, ठीक है ना, यानी कि ऐसी अवस्था जब अपभ्रंश भाषा अपभ्रंश के केचुल को छोड़ रही थी, यानी कि अपने रूप बदल रही थी और हिंदी की तरफ आगे बढ़ रही थी। उसकी क्रियाएं, उसके विभक्ति चिन्ह इत्यादि में जो खड़ी बोली हिंदी अभी हम बोल रहे हैं वैसा वैसा कुछ रूप दिखाई दे रहा था। तो विद्वानों का जो दूसरा वर्ग है वह यह मानता है कि जो अपभ्रंश की अंतिम अवस्था है, जहां पे अपभ्रंश का रूप बदल रहा था, परिवर्तित हो रहा था, उससे हिंदी का आगमन हुआ और उसे पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी विद्वानों ने कहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनकी कहानियों के बारे में भी आप जानते हैं, उसने कहा था, कहानी बहुत प्रसिद्ध है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी यह माना है कि जो पुरानी हिंदी है, यानी कि पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी, वह हिंदी जो अपभ्रंश के केचुल को छोड़ रही थी। कैसे सांप केचुल छोड़ता है ना, तो सांप जैसे ही केचुल छोड़ता है उसका एक नया रूप हमारे सामने आ जाता है, चमचमाता हुआ नया रूप, ठीक है ना। केचुल के साथ वो थोड़ा क्या होता है, भारी होता है, आलसी होता है। तो अपभ्रंश अपने भाषिक केचुल को छोड़कर हिंदी के रूप में परिवर्तित होने के आसार वहां दिखाई दे रहे थे। तो विद्वानों का जो दूसरा वर्ग है वह यह मानता है कि पुरानी हिंदी जहां अपभ्रंश अपना रूप परिवर्तित कर रहा था, उससे हिंदी का आगमन हुआ या हिंदी का विकास
हुआ। तो कुल मिलाकर जो ज्यादातर लोगों का यह मानना है वह यह है कि 1100 ईस्वी से जब अपभ्रंश का रूप परिवर्तन हो रहा था वहां से हिंदी का आरंभ माना जाना चाहिए। आगे बात समझ में? तो इस तरह से आप इस बात को मोटे तौर पे समझ सकते हैं कि जो आर्य भाषाओं का जो कालक्रम है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन और आधुनिक, तो आधुनिक आर्य भाषा जिसमें कि हिंदी आती है उसका विकास मूलतः अपभ्रंश से ही हुआ है, अवहट्ट से ही हुआ है, लेकिन वह पुरानी हिंदी है जिसमें कि अपभ्रंश भाषा का रूप परिवर्तन हो रहा था। अब यह जो 1100 ईस्वी से अब तक की जो विकास यात्रा है इसे भी हम 3 चरणों में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला है प्राचीन हिंदी, ठीक है। प्राचीन हिंदी का समय है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, ठीक है। दूसरा है मध्यकालीन हिंदी, इसका समय है 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और तीसरा जो है आधुनिक हिंदी है उसका समय है 1850 से अब तक, यानी कि 1850 में जब भारतेंदु का जन्म हुआ था और आधुनिक हिंदी साहित्य का एक तरह से शुभारंभ वहां से माना जाता है, तो वहां से आधुनिक हिंदी का आगमन माना जाता है, वो उसका तीसरा चरण, ठीक है। अब देखें जो प्राचीन हिंदी है जिसका समय 1100 से 1400 ईस्वी तक किया गया है, ठीक है, इसे प्रारंभिक हिंदी, आरंभिक हिंदी इत्यादि नाम से जाना जाता है। इस काल में जो 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का समय है, इस काल में हिंदी का कोई व्यवस्थित रूप तो दिखाई नहीं देता, जो कि खड़ी बोली हिंदी जैसे कि हम बोलते हैं, तो हिंदी का कोई व्यवस्थित रूप तो दिखाई नहीं देता। लेकिन हिंदी की जो बोलियां हैं जिसमें कि ब्रज भाषा है, अवधी है और तमाम तरह की जो बोलियां हैं, उन बोलियों के विकास की संभावना वहां पे क्या हो रही थी, दिखाई दे रही थी। और इसी काल में यही वह समय है जब अपभ्रंश क्या हो रहा था, अपना केचुल छोड़ता हुआ एक रूप अपना प्रस्तुत कर रहा था। आई बात समझ में? ठीक है। दूसरा है मध्यकालीन हिंदी जिसका समय 1400 से 1850, ठीक है। मध्यकालीन हिंदी उस हिंदी को कहते हैं जब हिंदी की बोलियां जिसमें कि ब्रज है, अवधी है, पहली बार साहित्यिक रूप ग्रहण कर रही थी। आप देखेंगे जब हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे तो एक आएगा आदिकाल, एक आएगा भक्तिकाल। तो भक्ति काल का भी समय वही है जो कि क्या है, मध्यकालीन हिंदी का समय है, यानी कि कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, ये सब लोग किस भाषा में लिख रहे थे, या तो ब्रज में लिख रहे थे या तो अवधी भाषा में लिख रहे थे। और ब्रज और अवधी क्या है, हिंदी की बोलियां हैं। तो पहली बार इस मध्यकालीन हिंदी का जो चरण है, इस दौर में ऐसा हुआ कि हिंदी की जो बोलियां थी वो बोलियां क्या हो रही थी, अब साहित्यिक भाषा का रूप ग्रहण कर रही थी, यानी कि उन बोलियों में अब साहित्य लिखा जा रहा था। यह इस दौर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस दौर में मध्यकालीन जो हिंदी का जो समय है 1400 से 1850, इसमें हिंदी का सही रूप, व्यवस्थित रूप दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ कुछ संभावनाएं अब उसकी नजर आने लगी, ठीक है ना। किसी न किसी रूप में हिंदी का प्रयोग धीरे धीरे थोड़ा बहुत होने लगा था। आगे बात समझ में? और तीसरा जो चरण आता है वह आता है आधुनिक हिंदी का, जिसकी समय सीमा है 1850 से लेके अब तक। और जो 1850 की शुरुआत है वह हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की भी शुरुआत वहीं से मानी जाती है, जब हिंदी में तमाम तरह की गद्य विधाओं का आगमन होने लगा, ठीक है ना, गद्य साहित्य लिखा जाने लगा। क्योंकि रीति काल तक का जो साहित्य है, ये जो मध्यकालीन भाषा का जो समय है, जिसे कि आप 1400 क्या है, 1400 से 1850 का जो समय है, यहाँ तक सिर्फ कविताएं लिखी जा रही थी, गद्य नहीं लिखा जा रहा था, सारा साहित्य कविताओं में लिखा जा रहा था। 1850 के बाद से जब आधुनिक युग में हम प्रवेश करते हैं, और वह आधुनिक युग साहित्य का भी युग है और वह आधुनिक युग आधुनिक आर्य भाषाओं का भी युग है। जब हम उस युग में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, गद्य की तमाम तरह की विधाएं लिखी जाने लगी, कहानी, उपन्यास, नाटक, और इस तरह से हिंदी की खड़ी बोली हिंदी का एक विकसित रूप हमारे सामने आने लगा। आगे चलकर जब देश आजाद हुआ, क्योंकि 1850 से अभी तक की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, आगे चलकर जब देश आजाद हुआ तो हिंदी को कुछ शर्तों के साथ राजभाषा का भी दर्जा दे दिया गया। हिंदी के विकास के लिए कई तरह के आयोग बनाए गए और कहा गया कि वो आयोग समय समय पे अपनी सिफारिशें करते रहें ताकि हिंदी भाषा के प्रयोग को और अधिक सुनिश्चित किया जा सके, हिंदी का विकास और अधिक किया जा सके, वैज्ञानिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में कैसे हिंदी और अधिक विस्तृत होगी, आगे बढ़ेगी, इसको लेकर तमाम तरह की कमेटियां समय समय पर गठित की जाती थी और आज भी की जा रही है।
तो आप देखें कि कुल मिलाकर 1850 के बाद की जो हिंदी का विकास हुआ, जिसे हम मूलतः आधुनिक हिंदी कह सकते हैं, उस विकास क्रम में गद्य की बहुत सारी विधाएं भी लिखी गई। देश आजाद हुआ, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए व्यापक आंदोलन किए गए, कई तरह के मोर्चे खोले गए, कई तरह के हमारे महापुरुष थे, उन महापुरुषों ने हिंदी के प्रयोग को लेकर बड़े बड़े मंचों से अपनी बात कही और कहा कि अगर पूरे देश को अगर एकता में पिरोना है तो हिंदी भाषा का प्रयोग सबके लिए क्या करना चाहिए, जरूरी कर देना चाहिए। तो इस तरह से आप देखें कि 1850 के बाद से हिंदी की जो विकास यात्रा है वो अभी यहाँ तक पहुंची हुई है। लेकिन कमाल की बात यह है कि भाषा का विकास जो होता है वह सभ्यता के विकास के साथ साथ होता है। जैसे जैसे हमारा जीवन बदलता है, जैसे जैसे सभ्यताएं बदलती है, वैसे वैसे भाषा का विकास होता है। अब क्या है, अब हम जो हिंदी बोल रहे हैं उस हिंदी में हम धड़ल्ले से अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और यह प्रयोग बहुत आम हो गया है। इसीलिए आज से 50 साल बाद, आज से 100 साल बाद जब हिंदी की विकास यात्रा की बात हो रही होगी तो हो सकता है कि उसमें एक चरण यह भी आ जाए कि 2000 के बाद की हिंदी, जो कि नई वाली हिंदी है, नई वाली हिंदी जिसमें हम क्या करते हैं, अंग्रेजी शब्दों का भी क्या कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं। तो संभव है आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद जब हिंदी की विकास यात्रा की हम बात करें तो उस विकास यात्रा में एक और डिवीजन आ सकता है 2000 बाद की या 2010 से अब तक की हिंदी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास होता है, जीवन विकसित होता है, वैसे वैसे भाषा अपना रूप बदलती है और वह भाषा लंबे समय तक जीवित रहती है जो भाषा लचीली होती है, यानी कि बाकी सारे भाषाओं को भी अपने भीतर क्या करती है, समेटती चलती है। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे जिस घर के कमरों की खिड़कियां ज्यादा खुली होती हैं उस घर में ताजी हवा ज्यादा प्रवेश करती है। अब अगर खिड़कियां बंद होंगी तो कमरे में ताजी हवा नहीं आ सकेगी। भाषा के साथ भी यही होता है, जो भाषा जितनी लचीली होगी वह भाषा उतने लंबे समय तक जीवित रहेगी। हिंदी के साथ खूबसूरती यह है कि हिंदी बहुत लचीली है, इसकी पाचन शक्ति बहुत मजबूत है। ये तमाम तरह के भाषाओं के शब्दों को क्या करती है, आपस में मिला लेती है और आत्मसात करते हुए आगे बढ़ती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईस्वी पूर्व से जो यात्रा चली थी वह यात्रा अभी तक क्या है, अनवरत जारी है। अब ठीक इसे आप ऐसे समझे कि अभी जो मैंने उदाहरण दिया कि आज से 50 साल बाद हो सकता है कि जब भाषा के बारे में, हिंदी भाषा की विकास यात्रा की बात लिखी जाए तो नई हिंदी आ जाए या उसमें कुछ और बातें आ जाए। वैसे ही पहले भी हुआ होगा, संस्कृत में धीरे धीरे प्रयोग होने लगे होंगे, प्राकृत में होने लगे होंगे, अपभ्रंश में होने लगे होंगे और धीरे धीरे हिंदी का विकास हो गया होगा। ठीक वैसे ही जैसे कि इंग्लिश का विकास हो रहा है। आ गई मेरी बात समझ में? तो भाषा धीरे धीरे समय के साथ साथ, सभ्यता के साथ साथ क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। लेकिन चूंकि हम ये जानते हैं कि अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है, तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि किन अपभ्रंशों से किन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। ठीक है, उत्तर भारत में मूलतः अपभ्रंश के 7 रूप प्रचलित थे। कितने रूप प्रचलित थे? 7 रूप प्रचलित थे। उन्हीं 7 रूपों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। उसमें पहला जो अपभ्रंश था वह था शौरसेनी अपभ्रंश। क्या था? शौरसेनी। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ये 4 जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ठीक है। दूसरा है पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी 2 भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। ठीक है। उसके बाद है बाचड़ अपभ्रंश। क्या नाम है? बाचड़। बाचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का जन्म हुआ। ठीक है। उसी तरह से खश अपभ्रंश, एक अपभ्रंश आता है खश अपभ्रंश, ख और स। खश अपभ्रंश से पहाड़ी, कुमायूनी और गढ़वाली, ये जो पहाड़ी भाषाएं हैं उनका आगमन हुआ। ठीक है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का जन्म हुआ। उसी प्रकार अर्धमागधी, यह भी एक अपभ्रंश है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी। ठीक है ना, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये अर्धमागधी अपभ्रंश से 4 तरह की आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। और अंत में आता है जो 7वां अपभ्रंश है वह है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से
बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, इन 4 भाषाओं का जन्म हुआ। तो जब अब आप पूरी भारतीय हिंदी की विकास यात्रा को जब आप लिखेंगे अपने नोटबुक में, आप समझेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, 3 जो क्रम है उसके, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के 2 चरण कौन कौन, वैदिक संस्कृत और नवोदित संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के 3 चरण कौन कौन, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जिसकी समय सीमा 1100 ईस्वी से लेकर अब तक है, उसको भी 3 चरणों में बांटा गया है। प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400, दूसरा है मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850, और तीसरा है आधुनिक हिंदी 1850 से। आगे बात समझ में? अब जब इस पूरी बात को आप समझ लेंगे ना, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जहां से हिंदी का आगमन हुआ है, वहां से जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को जब हम पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कि 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य का इतिहास का आरंभ माना जाता है, क्योंकि वहीं से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी का भी आगमन माना जाता है। आई बात समझ में? क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ रहे हैं, यानी कि हिंदी भाषा में लिखा गया जो साहित्य है उसका इतिहास आपको पढ़ना है। तो वो आप तभी समझ पाएंगे जब हम उस भाषा के आगमन के इतिहास को समझ पाएंगे। ठीक है, घर जाइएगा आप लोग, ठीक है, और पूरा नोटबुक आप इस पूरे टॉपिक पे तैयार कर लीजिएगा। कल की क्लास में नोटबुक के साथ आइएगा, और कल हम हिंदी भाषा की जो वर्ण व्यवस्था है, ध्वनि व्यवस्था है, उसके बारे में, ठीक है।